मुझे लगता है अभी अम्बेडकराइट लोग हर कंट्री में हो रहे हैं, सिर्फ नेदरलैंड्स का ही नहीं, हमारे टोटल 10 कंट्रीज़ में अभी रिप्रेजेंटेटिव है हर जगह पे। तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट हमारे अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो अवेयरनेस वहाँ पे स्प्रेड करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और उनको विदेश में कैसे लेके जाके वहाँ पे शिक्षा कैसे वो ले सकते हैं, इसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। एक लड़का जो मैकेनिकल इंजीनियर था, डिज़ाइन का काम करता था, थोड़ा-सा उसने जापानीज़ लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग किया, आईटी के क्षेत्र में ये किया और उसके बाद में आज वो नागपुर में रह के 1 करोड़ का पैकेज ले रहा है। कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की। वर्क जापान का और काम नागपुर से कर रहा है। हम लोग सिर्फ जापान और इंडिया से रिलेटेड ही नहीं, हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल पर अगर कुछ आवाज़ उठाना है, हम लोग वो काम भी करते हैं। जैसे कि एक खैरलान जी का एक इंसिडेंस हुआ था एट्रोसिटीज़ का, और एक दूसरा हाथरस का हुआ था। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि यूएस में हमारे कुछ साथी है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हैं उन लोग। तो हम लोग उनसे कनेक्ट होके हम लोग ऑफ कोर्स पहले जापान में एजिटेशन किए उसके बारे में, हाथरस कांड के बारे में। फिर हम लोग यूएस के लोगों से कनेक्ट होके एक वर्ल्ड वाइड एक हम लोग लेटर लिखते हैं यूएन को, और वो डायरेक्ट यूएन को जाता है और यूएन में हमारी आवाज़ पहुंचती है। देश भर में काम करने वाली और देश के बाहर 7 समुंदर पार अलग अलग देशों में काम करने वाली आम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन आज नागपुर में एक इनोवेटिव मीटिंग कर रही है। क्या है इसके पीछे का बैकग्राउंड और क्या थीम है हम जानते हैं। हम देखते हैं कि आम्बेडकराइट इंटरनेशनल मिशन ये दुनिया भर में है और इसके रिज़ल्ट भी हमने चौंकाने वाले देखे हैं कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसको छोटे छोटे गांवों से बड़े बड़े देशों में वो सेटल हो गए हैं। क्या थीम है इस मीटिंग के पीछे की? इस मीटिंग के पीछे की थीम यही है कि जितने इंटरनेशनल एनआरआई अम्बेडकर राइट्स एनआरआई जो है वो एक जगह पे आए और इंटरनेशनल लेवल पे अपन क्या कर सकते हैं, किस तरीके का मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ के जो इंडिया में जो बच्चे लोग हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई आप भैया आप बाहर निकले। जैसे बाबा साहब ने 1932 के दरमियान कहा था, आप गांव के बाहर निकलो और पढ़ाई करो, शहरों में जाओ पढ़ाई करो। और आज के इसमें जो कंडीशन है इंडिया की, तो हमें लगता है कि गांव के बाहर नहीं, शहर के बाहर नहीं तो देश के बाहर जाके अपने को उस जो है इकोनॉमिकली बोलिए या फिर मेंटली या एजुकेशनली स्ट्रांग होना जरूरी है। इसलिए इस मीटिंग का उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए और बाहर में किस तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से काम किया जाता है और अम्बेडकर राइट्स जो है वो बाहर में किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके बारे में ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। हम देखते हैं हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, चरम पर है। क्या फ़ायदे हुए जो आपसे जुड़ गए, उनकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन हुआ? जैसा कि मैं खुद एक हूँ और इसके पहले 1996 के दरमियान इचिरो कोइके सान ने यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ से काफ़ी 100 के ऊपर आज फैमिलीज़ है वहाँ पे। लेकिन सपोज़ अगर वो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया रहता तो लोगों को जापान क्या है, जापान में वर्क कैसा है पता नहीं रहता। आज कम से कम 150-200 फैमिलीज़ है, क्योंकि वो उनको मालूम है कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग वहीं पे हो सकते हैं और पूरी तरीके से वहाँ पे जापानीज़ लोगों के साथ में काम करना बोलो तो आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंट्री मानी जाती है, कल्चराइज कंट्री मानी जाती है। अगर आप वहाँ पे काम करते हैं तो आपको वर्ल्ड वाइड कंट्री के ऑफर आ सकते हैं। उसका उदाहरण भी जैसा थोड़ी देर पहले मैंने दिया है, एक लड़का जो मैकेनिकल इंजीनियर था, डिज़ाइन का काम करता था, थोड़ा-सा उसने जापानीज़ लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग किया, आईटी के क्षेत्र में ये किया और उसके बाद में आज वो नागपुर में रह के 1 करोड़ का पैकेज ले रहा है। कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की। वर्क जापान का और काम नागपुर से कर रहा है। तो ये एक फ़र्क है और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। श्रमण कल्चर में जिस तरीके से बहुभाषीय आयाम हमने देखा कि एक इंसान को 12 भाषाएं 13 भाषाएं आती थी, अलग अलग कल्चर से वो जुड़ते थे। जब देश को पार करके दूसरे देश में हम जाते हैं तो अलग कल्चर से जुड़ते हैं। हमारा कल्चर उनके साथ, उस कल्चर के साथ समकक्ष होकर कैसे काम करता है, इसका जीता जागता नमूना है आम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन। हम और लोगों से जानते हैं, देश को पार करके दूसरे देश जाने का एक फोबिया होता है
और एक डर रहता है, तो किस तरीके से एआईएम इस डर को दूर करता है और लोगों के जीवन में उत्थान लाता है? बात क्या है सर कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि एक फैमिली लाइक अंबेडकर ये हमारा गॉडफादर है और उसके हम लोग लड़के हैं। तो हम लोग जैसे कि आप पढ़े लिखे हैं या हमारे सोसाइटी में कोई भी अगर पढ़ा लिखा है तो हम लोग उसको एक वे प्रोवाइड करते हैं। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपने देखा होगा कि हर कंट्री में हमारे बंदे हैं, तो हमारे रिलेटिव्स या फिर हम लोग जब भी गांव आते हैं तो हमारे कौन से कंट्री? 25 कंट्रीज़ है। उससे ज़्यादा कंट्रीज़ में हमारे लोग हैं। तो हर कंट्री में मतलब अभी ऑलमोस्ट हमारा ग्रुप जो है लाइक मोर देन 2000 पीपल एक्टिवली कनेक्टेड। और उसके बाद में उनकी फैमिलीज़ को अगर आप जोड़ लो तो जब भी हम लोग गांव आते हैं और अलग अलग महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो जब हम लोग आते हैं तो आने के बाद होता क्या है कि कोई पूछता है या फिर हमारे रिलेटिव्स है या फिर हम लोग जब कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के लड़के जब भी हमें कुछ पूछते हैं या फिर गाइडेंस लेते हैं तो उसके थ्रू हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं हमारे ग्रुप में। और फिर जब भी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है या जब भी कुछ मतलब हमारे लोगों में कुछ भी अगर ओपनिंग्स वगैरह आते हैं तो हम लोग उनको उस तरीके से कनेक्ट कराते हैं, उनको प्रिपेयर कराते हैं और उस तरीके से फिर उनको क्या रिजल्ट देखते हैं? इतने सालों से काम कर रहे हैं, क्या रिजल्ट देखते हैं और क्या एम्स रखे हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है? 2010 में सर आप अगर देखोगे तो सिर्फ मैं अगर ओमान की बात करूँ, मुझे 15 साल हो गए वहाँ पे, तो 2010 में जब मैं वहाँ गया था तो दो या तीन फैमिलीज़ थी। आज वहाँ पे मोर देन 100 फैमिलीज़ है। तो रिज़ल्ट 100% है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव पूछो आने वाले दिनों में तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑलमोस्ट लाइक मिनिमम एक फैमिली से एक ऐसा लड़का हो जो बाहर काम करे, क्योंकि एक लड़का अगर बाहर जाता है तो उसकी पूरी फैमिली लाइक लिफ्ट अप होती है और उसका पूरा जनरेशन सुधर सकता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। मैं बेसिकली जापान में रहता हूँ और हम लोग जापान में BAIAE बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग काम करते हैं। और एक्टिविटीज़ वाइज एआईएम से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन हमारी एक्टिविटी थोड़ी एक विशेष बात बताने की बोले तो अभी के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें हम लोगों ने टोक्यो में जापान टोक्यो की जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, वहाँ पर हम लोग पहले 14 अप्रैल का प्रोग्राम लेते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने टोक्यो एम्बेसी को बोला है कि आप ऑर्गेनाइज करो और हम लोग वहाँ पे ऑडियंस करके जाते हैं। तो वो हमारा एक बिग अचीवमेंट है। हमारा एजुकेशन में काफ़ी यहाँ पे इंडिया में हम लोग काफ़ी काम करते हैं। उसमें हम लोग पहले से 10वीं तक ये स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं, 11th-12th के लिए भी देते हैं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम लोग काम करते हैं। जो इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल हेल्प रहती है वो भी हेल्प करते हैं और इवन मेडिकल फील्ड में भी हेल्प करते हैं। तो और दूसरा हम लोग एजुकेशन के अलावा भी हम लोग जो मेडिकल फील्ड में किसी को फाइनेंशियल हेल्प रहती है लगती है हम लोग उसको उसमें भी हम लोग हेल्प आप करते जो हैं। इतना सब करते हैं तो जो लोकल एम्बेसी है जैसे जापान से आप करते हैं तो कैसा उनका एक मित्रत्व भाव रहता है और एक कैसा को रिलेशन कर पाते हैं वो आपस में? देखो ये जो है ना ये तो प्रोफेशनलिज्म आता है। एक बाबा साहब ने जैसे कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो एम्बेसी को कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को 14 अप्रैल उनको सेलिब्रेट करना ही है। अभी वहाँ पर जब हम लोग नहीं थे तब वहाँ पे कोई करता नहीं था, अभी हम लोग हैं, हम लोग वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं, इसीलिए उन लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारे आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से हम लोग अभी टोक्यो एम्बेसी वहाँ पे 14 अप्रैल प्रोग्राम सेलिब्रेट करती है। हम लोग सिर्फ जापान और इंडिया से रिलेटेड ही नहीं, हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल पर अगर कुछ आवाज़ उठाना है हम लोग वो काम भी करते हैं। जैसे कि एक खैरलान जी का एक इंसिडेंस हुआ था एट्रोसिटीज़ का, और एक दूसरा हाथरस का हुआ था। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि US में हमारे कुछ साथी हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हैं उन लोग, तो हम लोग उनसे कनेक्ट होके हम लोग ऑफकोर्स पहले जापान में एजिटेशन किए उसके बारे में, हाथरस कांड के बारे में, फिर हम लोग US के लोगों से कनेक्ट होके एक वर्ल्ड वाइड एक हम लोग लेटर लिखते हैं यूएन को और वो डायरेक्ट यूएन को जाता है और यूएन में हमारी आवाज़ पहुंचती है। तो हम लोग जो एट्रोसिटीज़ जो है उसके लिए हम लोग पूरे इंटरनेशनल
में हम लोग यूएन में आवाज़ उठाते हैं, ये भी हम लोग ने इंडिया में नहीं, हम लोग बाहर में भी, बाहर के अन्य देशों के लोग भी हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। ये हमारे एक बिग अचीवमेंट है। एक सीनियर कार्यकर्ता है जो एआईएम से विगत एक दशक या लगभग 2 दशक से जुड़े हैं। हम देखते हैं सर कि एआईएम की जो ख्याति है ये पूरी दुनिया भर में जा रही है। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनके लिए काम करती है और लोगों को गाइड करती है कि आप विदेशों में अपना व्यापार और एक किसी भी तरीके से नौकरी में आप कैसे पहुँचे, उसके लिए काउंसलिंग करती है। इसके लिए क्या बोलेंगे आप? ओके, अभी हम जो एम ओमान से जो कर रहे हैं उसमें हम पे बैक टू सोसाइटी में हमने कुछ बिहार में लाइब्रेरी स्टार्ट किया है। तो लाइब्रेरी में ऐसे बेनिफिट है ऐसे कि बच्चों को जहाँ जगह नहीं मिलता जहाँ स्टडी करने के लिए, तो एक पीसफुल जगह मिल जाता है, एक करियर गाइडेंस मिल जाता है उनको। और जैसे हमें कुछ ओमान में, सऊदी में कहीं वैकेंसीज़ है तो वो वैकेंसीज़ के डिक्लेयर करते हैं, और जब कोई कैंडिडेट को उस एरिया में जॉब मिलता है तो उसका एक मोरल मिल जाता है और उसको उधर आने के लिए एक इजी अप्रोच हो जाता है। ओके, और ये एक हो गया। सेकंड ऐसे कि हमने अभी एक सड़क अर्जुन में कॉलेज स्टार्ट किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब हमारे बच्चे, गरीब बच्चे दूसरे कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो फीस दे नहीं पाते। तो हमने एक कॉलेज स्टार्ट किया लास्ट ईयर से, उसमें हमारा जो है बीएससी हॉस्पिटलिटी और फायर एंड सेफ्टी के कोर्सेस है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको बच्चों को दे रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि बच्चों को इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया भी जॉब मिले। तो ये 2 प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। जो लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहिए, तो क्या मीडिया से साझा करेंगे कि वो आपसे कैसे जुड़े, एआईएम से कैसे जुड़े हो? अभी इसके लिए हम फेसबुक पे भी अवेलेबल है। अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे एम इंटरनेशनल मिशन, तो यूएई, ओमान, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी कंट्रीज़ में एम का है, तो वहाँ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है। तो उस कॉन्टैक्ट नंबर से या इवन नागपुर में भी हमारे कई भी मेंबर्स है, उनसे भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है। तो एजुकेशन रिलेटेड आपको अगर गाइडेंस चाहिए, जॉब के लिए चाहिए, अगर आपको आउट ऑफ इंडिया आने का है, आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी है और कंपनी के बारे में आपको पता नहीं है, तो हम उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कंपनी कैसे, सैलरी कैसी है, ज्वाइन करना चाहिए नहीं, या फेक है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो फेक जॉब रहता है, तो हमारे बच्चे उसमें भी फंस रहे हैं। तो ये इसमें नहीं फंसना चाहिए। तो बाहर जाने के पहले वो किसी से कांटेक्ट करे और वो जॉब के बारे में, वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले। काफ़ी संगठनाएं ने अपने अपने एजेंडाज और अपने अपने एम्स के साथ मानवता की छाप पूरे दुनिया में छाप दी। हम देखते हैं कि इंटरनेशनल आम्बेडकर मिशन ये भी पूरी दुनिया में काम करता है और आप उससे जुड़े हैं, और क्या साझा करेंगे दर्शकों से कि इससे कैसा जुड़ा जाए और लोग कैसे जुड़े इससे? हमारा वैसे तो यूरोप छोटा सा ही कॉन्टिनेंट है, तो मैं एम यूरोप को रिप्रेजेंट करती हूँ। मुझे लगता है अभी अम्बेडकराइट लोग हर कंट्री में हो रहे हैं, सिर्फ नेदरलैंड्स का ही नहीं, हमारे टोटल 10 कंट्रीज़ में अभी रिप्रेजेंटेटिव है हर जगह पे। तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट हमारे अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो अवेयरनेस वहाँ पे स्प्रेड करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और उनको विदेश में कैसे लेके जाके वहाँ पे शिक्षा कैसे वो ले सकते हैं, इसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। हम हमारा जो एम इंटरनेशनल मिशन है उससे 2 बड़े प्रोग्राम करते हैं यूरोप में, जो 14 अप्रैल होता है और 14 अक्टूबर का प्रोग्राम हम बहुत ज़ोरों से वहाँ पे करते हैं। हमारा ये एक एम है कि हम लोग सिर्फ नेदरलैंड में ये सेलिब्रेशन ना करते हुए इंडिया में जो हमारे बच्चे वो वहाँ पे यूरोप में कैसे आ सकते हैं या पूरे वर्ल्ड में शिक्षा लेने के लिए कैसे जा सकते हैं, ये हमारा प्रायोरिटी है अभी। और यहाँ पे जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे कम्युनिटी को, जैसे आपने बताया है कि इलेक्शन के रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले थे, बहुत अवेयरनेस क्रिएट करना होगा हम लोगों को, और हमें अभी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा इस पे जोर देना होगा, ना कि हमें नारे देने के लिए जाना होगा, वो भी हमारी प्रायोरिटी है, पर फर्स्ट शिक्षा हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। और अवेयरनेस जब तक हम स्प्रेड नहीं करते हैं बच्चों में हमारे, तब तक मुझे लगता है कैसा जुड़ा जा सकता है इंटरनेशनल आम्बेडकर मिशन से? जो गांव का एक नागरिक है भारत का, उसमें फोबिया भी रहता है कि मैं विदेश में कैसे जाऊं, उसकी काउंसलिंग के लिए क्या करता है आपका संगठन? तो देखिए, जैसे आपने बताया है, मैंने अभी देखा है कि यूरोप में बहुत सारे स्कॉलरशिप है, राजश्री शाहू महाराज स्कॉलरशिप है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप है। बच्चे अभी बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि अभी दीक्षा भूमि पे आते हैं, आपके जैसे आवाज़ इंडिया चैनल हो गया, बहुत लोग अभी अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होते, हमारा फेसबुक पे बहुत ईजीली मिल जाता है, कोई भी सर्च करता है। मुझे लगता है आज की इंटरनेट
की दुनिया में तो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बस उसे आने का एक ये होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है। मुझे लगता है फ़ोबिया तो होता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम गाँव का एक बच्चा नागपुर आए तो भी उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है। पर मुझे लगता है कि आप जैसे टीवी चैनल वालों ने ये ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए, जैसे हमारी दीक्षा भूमि हो गई, चैत्य भूमि उससे हो गई, वहाँ से अपने को ये सारे मैसेज स्प्रेड करने चाहिए स्टूडेंट्स। जब किसी क्लस्टर में कोई इंस्टीट्यूशन काम करता है तो उसके रिजल्ट ऐसे आते हैं कि काफ़ी लोगों के जीवन में चेंजेस आता है। काफ़ी दशकों से इंटरनेशनल मिशन अंबेडकर जी के जो एम्स और ऑब्जेक्टिव रहे रियल, उसका जो रिजल्ट के साथ ओरिएंटेड उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम एक अगर से किसी भी कॉम्प्रेस में है और किसी भी प्रेशर में है तो हम लोग समूह में आके जीत की ओर जा सकते हैं। तो इसका बेस्ट और उम्दा उदाहरण है। हमारे साथ जुड़े थे काफ़ी इस संगठन से जुड़े लोगों से बातचीत की। आप जुड़े रहिए आवाज़ से।